तो मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट गुरमीत। आज हम बात करेंगे 90s के केस के बारे में जो अपने समय में काफ़ी बड़ी चर्चा का विषय बना रहा था, और मेरे जैसे लोगों के लिए जो केसेस को एक्सप्लेन करते हैं और उनकी हिस्ट्री को बताते हैं, उनके लिए तो ये आज भी काफ़ी बढ़िया है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स रोल द इंट्रो। तो इस केस को जानने के लिए हमें चलना होगा 1983 के समय में। इंग्लैंड के लेसिस्टर नारबोरा नाम के विलेज में रहने वाली ये लड़की, जिसे आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका नाम है लिंडा रोजमेरी, जिसकी उम्र 15 साल की थी उस समय, और ये अपने माता पिता के साथ नारबोरा विलेज में रहती थी। इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ समय बिताने में अच्छा लगता था। सीधी सादी सी लड़की थी। तो 21 नवंबर के दिन लिंडा रोजमेरी अपने घर से कुछ ही दूर रह रही एक फैमिली के घर पर अपना काम करने के लिए पहुंचती है, और ये काम करती थी बेबी सिटिंग का, मतलब बच्चों को संभालने का। तो इस फैमिली के पास पहुंचती है और अपना काम करने लगती है। उसे काम करते हुए काफ़ी समय बीत जाता है और शाम का समय हो जाता है। उसे काम करते हुए काफ़ी वक्त हो जाता है और कई घंटों के बाद शाम हो जाती है। लगभग शाम के 7:30 बजे वो उस फैमिली को बताकर कि वो अब अपने घर जाने के लिए निकल रही है, वो उस घर से निकल जाती है। अब जैसे ही वो घर से निकलती है, कुछ ही दूर जाने के बाद वो एक सुनसान सा रास्ता अपने घर पहुंचने के लिए चुनती है, ताकि वो अपने घर पर जल्दी पहुंच सके। तो ये रास्ता विलेज के लोगों में काफ़ी बदनाम था। इस रास्ते का नाम था ब्लैक पाथ। इसी नाम से विलेज के लोग इस रास्ते को पुकारते थे। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इस रास्ते पर काफ़ी घने बड़े बड़े पेड़ थे, जिसकी वजह से वो आपस में जुड़ जाते थे और गुफा से बना लेते थे। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इन्हीं घनी झाड़ियों के बीच काफ़ी अंधेरा हो जाता था, और शाम के वक्त तो ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता था, जिसकी वजह से ये रास्ता काफ़ी डरावना भी लगता था। और यही एक रीज़न था जिसकी वजह से विलेज में रहने वाले लोग इस रास्ते का इस्तेमाल काफ़ी कम करते थे। और अब यही रास्ता लिंडा रोजमेरी अपने घर जल्दी पहुंचने के लिए ले लेती है। कई घंटे बीत जाते हैं, काफ़ी समय हो जाता है। घर पर उसके माता पिता उसका इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन काफ़ी समय बीतने के बाद भी जब लिंडा रोजमेरी अपने घर नहीं पहुंचती, तो उसके माता पिता पास के ही पुलिस स्टेशन में पहुंचकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं और पुलिस को बताते हैं कि लिंडा रोजमेरी पहले कभी भी अपने घर से बाहर इतनी देर तक नहीं रुका करती थी। पुलिस भी रिपोर्ट लिख लेती है, जांच भी करती है, लोगों से पूछती भी है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं पता चलता कि आखिर लिंडा रोजमेरी कहाँ गई। थक हार कर पुलिस सुबह होने का इंतज़ार करती है, लेकिन सुबह के लगभग 7 बजे पुलिस को उसी विलेज में रहने वाला एक व्यक्ति खबर पहुंचाता है कि उसे सड़क के किनारे पर झाड़ियों में एक लाश मिली है, और ये लाश एक लड़की की है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, जगह की और बॉडी की जांच करती है। जांच में सामने आता है कि ये बॉडी किसी और की नहीं बल्कि लिंडा रोजमेरी की है। उसके माता पिता इस चीज़ से पूरी तरीके से सदमे में जा चुके थे। पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम में सामने आता है कि लिंडा रोजमेरी मैन के साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया गया है, और जैसे ही किलर ने अपना काम पूरा किया, उसके बाद उसने उसका गला घोंटकर उसकी जान ले ली। पुलिस को उसकी बॉडी पर कुछ स्पर्म के सैंपल्स भी मिलते हैं, जिन्हें वो कलेक्ट करके रिजर्व कर अपने पास रख लेती है। काफ़ी दिन बीत जाते हैं, काफ़ी महीने बीत जाते हैं। पुलिस की जांच चलती रहती है, पर धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये केस ठंडा पड़ने लगता है, क्योंकि पुलिस को ना तो किलर मिल रहा था और ना ही उसके खिलाफ कोई सबूत। और धीरे धीरे ये घटना लोगों के दिमाग से पूरी तरह से साफ हो जाती है, जिसके बाद लगभग 3 साल का समय बीत जाता है, और अब दिन आ जाता है 31 जुलाई 1986 का। लेसिस्टर के एंडरव्यू विलेज में
ब्लैक पाथ से कुछ ही दूर 15 साल की उम्र की डॉन एसवर्थ नाम की लड़की की डेड बॉडी झाड़ियों में किसी व्यक्ति को मिलती है। पुलिस को वो खबर पहुंचाता है। पुलिस आकर जांच करती है। जांच में पता चलता है कि इसके माता पिता ने कुछ ही दिन पहले इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। ये अपने घर से अपने दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए निकली थी। पार्टी मस्ती वगैरह करने के बाद वो घर पे पहुंचने वाली थी, लेकिन वो घर नहीं पहुंची, जिसके बाद उसके माता पिता ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में लिखवा दी। डॉन एसवर्थ के न मिलने पर पुलिस ने इस जांच को रोक दिया और 2-3 दिन बीत गए, जिसके बाद उसकी बॉडी पुलिस को मिल गई। अब इस केस का यहाँ पे जुड़ना इसलिए है क्योंकि यहाँ भी किलर ने उसे उसी तरीके से मारा था। पहले उसके साथ बलात्कार किया था और उसके बाद उसके गले को घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी। उसकी बॉडी पर भी पुलिस को काफ़ी स्पर्म के सैंपल मिलते हैं। उन्हें भी पुलिस कलेक्ट कर अपने पास रख लेती है। काफ़ी समय तक जांच चलती है, पर यहाँ भी कोई सबूत, कोई गवाह ना मिलने पर पुलिस इस केस को बंद कर देती है। और अब 1.5 साल का समय बीत जाता है, जिसके बाद पुलिस इस केस को फिर से खोलने का फैसला करती है और लेसिस्टर की यूनिवर्सिटी में ही प्रोफेसर एलेक्स जेफरीज के द्वारा इन्वेंट की गई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का फैसला करती है। जिसके बाद वो विलेज में खबर पहुंचाती है, लोगों को इकट्ठा करती है और लगभग 5000 लोगों के डीएनए सैंपल्स इकट्ठा कर लेती है। जिसके बाद वो उन डीएनए की जांच करना शुरू करती है। लेकिन इसी बीच लेसिस्टर के एक विलेज में बेकरी की शॉप पर काम करने वाला एक वर्कर अपना डीएनए देने की जगह अपने ही साथ काम कर रहे साथी से बोलता है कि उसकी जगह वो अपना डीएनए पुलिस को दे दे, जिसके बदले में वो उसे कुछ हद तक पैसे भी देगा। लेकिन उस व्यक्ति ने ये बात जाकर सीधा पुलिस को बता दी कि उसके साथ काम करने वाला एक साथी उसे ऐसी बातें बोल रहा था। जिसके बाद पुलिस ने उसे सीधा पकड़ लिया और पुलिस स्टेशन ले आई। उन्होंने पूछताछ की, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला। बाद में पुलिस ने उसके भी डीएनए सैंपल्स लिए, जिसके बाद उन डीएनए सैंपल्स को जांच के लिए भेज दिया गया। अब डीएनए सैंपल्स की मदद से किसी भी किलर को कैसे पकड़ा जा सकता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसमें किलर को पकड़ने के लिए उसके डीएनए सैंपल से उसकी प्रोफाइल मैच की जाती है और जब वो मैच मिल जाता है तो किलर को पकड़ लिया जाता है। मतलब सीधे तौर पर पुलिस पहले उस डीएनए की मदद से उस व्यक्ति की प्रोफाइल बनाती है, जिसके बाद उसी से डीएनएज मैच कर देखे जाते हैं और जब वो मैच हो जाते हैं तब किलर को पकड़ लिया जाता है। अब उसके सैंपल्स पुलिस ने सर्चिंग के लिए भेज तो दिए थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो मैच हो जाएंगे, लेकिन वो मैच हो गए। जिसके बाद इस व्यक्ति ने कबूल कर लिया कि ये दोनों मर्डर्स इसी ने किए हैं और इस व्यक्ति का नाम था कोलिन पिचफोर्क। ये भी लेसिस्टर के विलेज नारबोरा में ही रहता था, पर उस समय कोई खास टेक्नोलॉजी सबूत ना होने की वजह से बचता रहा, पर आखिर में इसे पकड़ लिया गया। कुछ समय के बाद इस पर दोनों मर्डर केस का मुकदमा चला और कोर्ट ने इसे लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा सुना दी, जिसके बाद इसे जेल में डाल दिया गया। लेकिन 2021 के समय में इसे दोबारा जेल से बाहर निकाल दिया गया बेल पर दोनों लड़कियों की फैमिलीज़ ने कहा कि ऐसे दरिंदे को खुला छोड़ना खतरे से खाली नहीं है और हमारी बेटियों के साथ जो हुआ उसके बाद इसे छोड़ना बिल्कुल बेकार है। जिसके बाद काफ़ी विद्रोह हुआ और बाद में कोर्ट ने इसे फिर से जेल में डाल दिया। तो ये था द कोलिन पिचफोर्क मर्डर केस। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ताकि मुझे वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे और आपको वीडियोस मिलती रहें। ऐसे ही केस मैं लाता रहूँगा और आप देखते रहिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए केस के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।